Assalamu alaikum students, welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 1 of class 2nd year, subject English. In this lecture, we will cover the unit number 1, the dying sun. We will probably cover this chapter in 2 to 3 lectures, so let's begin. Well students, first of all तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक होती है टीचर्स की तरफ से इन क्लास 2nd ईयर, क्योंकि अब आप लोगों की ट्रांसलेशन जो आप 9th 10th और फर्स्ट ईयर में करते हैं उससे आपकी जान छूट जाती है। ठीक है, 2nd ईयर के अंदर आपको ट्रांसलेशन नहीं आनी, आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, आप लोगों के पास एसेज वगैरह अवेलेबल होते हैं, लेटर स्टोरी से भी आपकी जान जो है वो छूट जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो टीचर्स होते हैं, आपका जो मैकेनिज़्म फॉलो अप किया जाता है वो बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो एक पैराग्राफ को रीड आउट कर लेते हैं और रीड आउट करने के बाद वो उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह से ही करूँगा। आपका ये जो चैप्टर है द डाइंग सन, इसका बेसिकली जो मेन थीम ये फॉलो करता है, ये बिग बैंग थ्योरी को फॉलो करता है, जो कि एज हमारे इस्लाम के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करती। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो बेसिकली क्या थी कि सूरज के पास एक और स्टार आ गया था। ठीक है, उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया था, इनकी आपस में टक्कर हुई थी, टक्कर होने से बहुत सारी जो सन जो था वो ब्रेक हो गया था और ब्रेक होकर वो सन से दूर चला गया था। फिर सन ने उन सबको दोबारा अट्रैक्ट कर लिया, उसमें से कुछ प्लैनेट्स बन गए, कुछ छोटे छोटे मून बन गए थे। ठीक है, तो डाइंग सन है, उसने कहा है, चैप्टर आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने कहा फ्यू स्टार्स आर नोन which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on the seashores of the world. Such is the littleness of our home in the space when measured up against the total substance of the universe. ठीक है, अब आपके पहले पैराग्राफ के अंदर वो आपको ये बता रहा है कि हमारे ये जो सोलर सिस्टम है, हमारी जो यूनिवर्स है, वो कितनी ज़्यादा इमेंस है, कितनी ज़्यादा वो बड़ी है। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि हमारी जो ज़मीन है वो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है एज़ कम्पेयर टू जो अदर प्लैनेट्स हैं, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा सोलर सिस्टम है, और एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्स वो बिल्कुल इट्स लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड। ठीक है, और यू स्टैंडिंग अप एट अ बीच। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ के अंदर अगर आप आएँ तो वो कहते हैं दिस बिलियंस ऑफ स्टार्स आर वंडरिंग अबाउट इन स्पेस, अ फ्यू फ्रॉम ग्रुप्स विद जर्नी इन कंपनी बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन। अब सेकंड जो पॉइंट वो आपसे डिस्कस करेगा वो ये डिस्कस करेगा कि हमारी जो यूनिवर्स है वो बहुत ज़्यादा इमेंस तो है ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा लोनली भी है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर आप इसमें प्लैनेट्स को देखें तो वो बेचारे अलहदा ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस दैट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट डेट फॉर वन स्टार टू कम नियर अनदर, कि इतनी ज़्यादा बड़ी है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक जो स्टार है वो दूसरे स्टार के पास आ जाएगा। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक इट्स वॉयज वॉयज होता है उसका जो सफ़र है। ठीक है, इन कम्प्लीट लोनलीनेस, बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलहदगी में वो करता है, लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, द एवरेज शिप विल बी ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियर नेबर. From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. ये जो है why a star seldom finds another star बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिहाज से। और वो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके कैसे बता रहे हैं कि अगर आप एक स्टार को एक शिप समझ लें और एक दूसरे स्टार को भी शिप समझ लें, तो अगर आप उनको समंदर में छोड़ दें तो उन दोनों के दरमियान लाखों मील का फासला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत कम चांसेस हैं कि आपको एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार के पास या उससे मिलता जुलता उससे मिलता हुआ नज़र आएगा। वी बिलीव, हम इस बात पे यकीन रखते हैं, हाउएवर दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, के तकरीबन 20 लाख साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, एक अजीब व गरीब हादसा हुआ, डेट एन अदर स्टार वंडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस हैपन टू कम नियर द सन। ठीक है, अब सन भी एक स्टार ही है, तो एक स्टार जो था वो इसके पास आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, सो द स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। अब जैसे वो कहता है कि हमारा जो सूरज है, आपको पता है कि वो मून को अट्रैक्ट करता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो उस वजह से ये हमारे जो समंदर है उसके अंदर बड़ी बड़ी वेव्स पैदा करता है अट्रैक्शन की वजह से। बिल्कुल इसी वे में वो जो दूसरा स्टार था उसने सन के सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वेव्स को क्रिएट किया। ठीक है, अब उसे हुआ क्या, जस्ट एज द
sorry ये लाइन मैंने पढ़ ली थी, but they would be very different from the little tides from the which small moon raises in our oceans. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun, at last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. अब ऑब्वियसली वो जो दूसरा स्टार था उसका साइज भी बहुत बड़ा था, तो उसने जो वेव्स प्रोड्यूस की वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। कहते हैं उस वजह से हमारे पास क्या हुआ है, एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रैवल्ड ओवर द सर्फेस ऑफ द सन, एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher, and before the star began to move away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn into pieces and threw off small parts of itself into the space. These small pieces have been going around the sun ever since. These are called planets, great and small, of which our Earth is one. ठीक है। अब आपको बता रहे कि बेसिकली वो दोनों स्टार जो थे वो एक दूसरे से टक्कर तो नहीं खाते, लेकिन वो स्टार इतना पास आया था कि उसने सूरज की सरफेस पे इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट की कि वो उसके कुछ हिस्से तोड़ के चला गया। ठीक है। और वो हिस्से जो हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है। इसलिए जो अर्थ के सन के जो पास हैं, सॉरी सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो जो सन के पास हमारे पास प्लैनेट्स अवेलेबल है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और अगर आप एंड पे चले जाएँ सैटर्न, नेपच्यून या प्लूटो जो ज़्यादा दूर चले गए थे, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। सिर्फ अर्थ ही हमारे पास एक इस तरह की अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो है इसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ये अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है, नॉन मुस्लिम्स का। बीगा मुस्लिम हमने कुरान पाक के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को 7 दिन के अंदर और 7 रातों के अंदर बनाया था, तो हम उसके ऊपर ही बिलीव रखते हैं। आगे वो आपसे कहता है कि द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown. Gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. In the course of the time of one of these cooling places gave birth to life. We do not know how or why or when this happened. ठीक है। अब ये इनका की पॉइंट है कि वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इंसान जो हैं ये किस तरह से बन गए थे। ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम हमें तो इन चीज़ों के बारे में पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरह से बनाया है। हमने सूरह इकरा के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अल्लाह ताला मेड अस फ्रॉम कंजील ब्लड, हमें जमे हुए खून से पैदा किया। वो कहते हैं इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग। अब वो कह रहे हैं कि हाँ इनका कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों का ये है, अंग्रेज़ कह लें या नॉन मुस्लिम आप उनको कह लें, कि सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स बने थे और उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते थे। बट फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। ठीक है। पहले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स बने, फिर इवेंचुअली वो बड़े 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 होते गए और growing even more complex has in the end produced being whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religion in which lie their hopes and noblest desires. कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता जानवर बने, जानवर से फिर हमारे पास चिंपैंजीज बिन मानस बन गए और वहाँ से इंसान बन गए। इंसानों के अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। उनके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी है, रिलीजन हमने क्रिएट खुद से कर लिए। ठीक है। ये सारा नॉन मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों के बारे में। आज हम यहाँ पे अपने लेक्चर नंबर 1 को स्टूडेंट्स वाइंड अप करते हैं। ठीक है। तो आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.